Alright जी, CNS is about to finish और before I move on to the cerebellum में हमने जो दोपहर में पढ़ा है मैं उसका एक रिव्यू क्विक लेना चाहूँगा बिकॉज के जब cerebellum के हम कनेक्शंस पर आएंगे तो इस लूप में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो तमाम जो हैं वो बार बार उसके अंदर रिपीट हो रही होंगी। तो यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया कि हम कौन से लूप्स की जो है ना इसके अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें तो आप जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो तीनों ही कॉर्टिसेस से उठ रहा है और तीनों कॉर्टिसेस से उठने के बाद फिर वो आकर नियोस्ट्राइटम के ऊपर जो है वो सिनाप्स करता है। इसने प्री सिनाप्टिकली जो है ग्लूटामेट रिलीज करना है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो आपका जो नियोस्ट्राइटम है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा होता है, दैट मीन्स के गाबा। नियोस्ट्राइटम फिर आगे जो ग्लोबस पैलिडस है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट के साथ जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लूप्स के अंदर कनेक्टेड है। डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो आपका ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट पड़ा हुआ है और इनडायरेक्ट के अंदर ग्लोबस पैलिडस का आपका एक्सटर्नल सेगमेंट पड़ा हुआ है। सो corticospinal tract synapses on neostriatum then synapses on globus pallidus through two loops with the internal segment आपका जो है डायरेक्ट लूप के अंदर एंड विद द एक्सटर्नल सेगमेंट इनडायरेक्ट लूप के अंदर। और ये दोनों ही आपके जो सेगमेंट्स ग्लोबस पैलिडस के पड़े हुए हैं इसको इसने गाबा की सप्लाई जो है वो करनी है। गाबा क्योंकि इनहिबिटरी है, अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आकर अटैच होगा तो वो इन दोनों की जो है वो फंक्शनैलिटी को जो है वो खत्म कर देगा। और ये इटसेल्फ क्योंकि गाबा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जब पीछे से आप नियोस्ट्राइटम से गाबा लेकर आएंगे और इसको इनहिबिट कर देंगे तो आपका जो गाबा है वो ना यहाँ से रिलीज हो सकेगा और ना ही यहाँ से रिलीज हो सकेगा। अगर हम डायरेक्ट लूप की बात करें तो आपका ये जो सेगमेंट पड़ा हुआ है ये थैलेमस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अगर इसने गाबा को रिलीज करवाना था तो आपका थैलेमस जो है वो इनहिबिटेड पड़ा हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ से ग्लूटामेट लाए और यहाँ से गाबा रिलीज हुआ और उस गाबा ने इसको इनहिबिट कर दिया, इसका अपना गाबा रिलीज नहीं हो सका। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो थैलेमस पड़ा हुआ था वो गाबा के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, स्टिमुलेट हो गया है और जब स्टिमुलेट हो गया है तो इसने आपकी मोटर कॉर्टेक्स को पॉजिटिव जो इन्फॉर्मेशन है या जो पॉजिटिव आउटपुट है वो दिया है। अगर दूसरी तरफ आप आए तो नियोस्ट्राइटम ने वैसे ही ग्लोबस पैलिडस के ऊपर गाबा रिलीज किया था। ग्लोबस पैलिडस वंस अगेन अभी हमने बात की कि इटसेल्फ जो है वो आपका गाबा रिलीज कर रहा है। तो अगर नियोस्ट्राइटम से जो है वो आपका गाबा आ रहा है तो इसकी रिलीज जो है वो गाबा की खत्म हो जाएगी। इसने गाबा जो है वो आपके सब थैलेमिक न्यूक्लियस को देना था और सब थैलेमिक न्यूक्लियस इटसेल्फ जो है वो ग्लूटामेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर आप पीछे से जो है वो ग्लूटामेट लेकर आए हैं, उसने एक्सेसिव गाबा प्रोड्यूस कराया है नियोस्ट्राइटम से, नियोस्ट्राइटम ने ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल सेगमेंट को इनहिबिट किया, ये गाबा प्रोड्यूस नहीं कर सका। जब ये गाबा प्रोड्यूस नहीं कर सका तो फिर ये अगला जो सेगमेंट पड़ा हुआ था उसको इनहिबिट नहीं कर सका। वो सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो है आपका ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और जब ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो फिर आपके ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट को स्टिमुलेट कर रहा होता है और अगर ये स्टिमुलेट होगा तो आपका गाबा प्रोड्यूस होगा और आपका थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लूप के अंदर आप जो है वो गाबा की प्रोडक्टिविटी ग्लोबस पैलिडस से जो है वो रोक रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थैलेमस स्टिमुलेट हो रहा है और थैलेमस स्टिमुलेट हो रहा है तो आपकी मोटर एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है। जबकि इनडायरेक्ट लूप के अंदर आप ग्लूटामेट की प्रोडक्शन कराते हुए इसी ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से गाबा का प्रोड्यूस हो रहा है और ये थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है और मोटर एक्टिविटी आपकी इनहिबिट हो रही है। तो डायरेक्ट लूप आपकी मोटर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है और इनडायरेक्ट लूप जो है वो आपकी मोटर एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट कर रहा है। अब अगर ये दोनों ही लूप्स एट द सेम टाइम जो है वो काम कर रहे होंगे तो फिर आपकी मोटर एक्टिविटी की तरफ कोई इन्फ्लुएंस नहीं निकल सकेगा बिकॉज के दोनों ऑपोजिट चलते हुए एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। अगर हमने आपकी बॉडी को मोटर एक्टिविटी के लिए सपोर्टेड रखना है कि आप आराम से मोटर एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकें तो किसी तरीके से हमने जो है डायरेक्ट लूप का जो इफेक्ट है उसको ओवरराइड रखना है ऑन द इनडायरेक्ट लूप। तो उसके लिए हमारे पास बीच में सब्सटेंशियल नाइग्रा पड़ा हुआ है जो कि आपका डोपामिन रिलीज करता है और ये आपका ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की तरफ जो है वो आपका जो है डोपामिन की रिलीज जो है वो करवाता है। फर्क ये है कि आपका जो ये ग्लोबस पैलिडस का जो है वो एक्सटर्नल सेगमेंट जो है वो पड़ा हुआ है इंटरनल, इसके अंदर जो है वो आपके जो डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो D1 रिसेप्टर्स होते हैं और अल्टीमेटली जो है उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी भी जो है वो आपकी ज्यादा होती है। जबकि इस तरफ जो आपके इनडायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं वो एज कम्पेयर टू D1 रिसेप्टर्स रिलेटिवली लेस फंक्शनल होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी जो है वो कम होती है। तो अगर मैं यहाँ से नियोस्ट्राइटम से जो है वो गाबा की रिलीज को जो है वो डोपामिन के इन्फ्लुएंस के अंदर इन्हांस कर देता हूँ तो मैं यहाँ से ज्यादा गाबा लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ज्यादा गाबा लेकर जा रहा हूँ तो फिर अल्टीमेटली मैंने इस सेगमेंट को जो है वो ज्यादा इनहिबिट किया है। अगर ये ज्यादा इनहिबिट हुआ है तो फिर ये अपना गाबा ज्यादा जो है वो
सप्रेस कर रहा है, और जितना GABA सप्रेस हो रहा है उतना ही थैलेमस आपका इनहिबिटरी फैक्टर से जो है वो बाहर आ रहा है। जबकि मैं ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर देखूं तो मैंने जो है वो टोटल ग्लूटामेट और डोपामिन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो GABA की प्रोडक्टिविटी है उसको रिलेटिवली एज कंपेयर टू द डायरेक्ट लूप जो है वो कम रखा हुआ है। तो अगर यहाँ से कम GABA आ रहा था तो एक्सटर्नल सेगमेंट कम इनहिबिट है, अगर ये कम इनहिबिट है तो फिर ये अपना GABA किसी हद तक प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये अपना GABA जो है वो किसी हद तक जो है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको करवा सकता है, तो फिर किसी हद तक ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, और सबथैलेमिक न्यूक्लियस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा तो किसी हद तक ये ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी को रोक देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने यहां से डायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेशन भी ली, और जो इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को जो है वो रिलेटिवली कम करते हुए आपने वो इनहिबिटरी इफेक्ट भी जो है उसको कम कर दिया। तो एक तरफ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ज्यादा हो रहा है और एक तरफ जो आपका इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो बॉडी है वो मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो प्रोन रहती है। अब अगर डायरेक्ट लूप को मैं देखूं तो डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो हम मोटर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर डायरेक्ट लूप के किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है डेवलप होता है, मोस्ट लाइकली हम सब्सटेंशियल एंगुलर की बात करते हैं कि डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं वो आपके डिजेनरेट कर जाते हैं। अगर वो आपके जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी आप डोपामीन जो है वो यहाँ से नहीं लेकर आ पा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो आपने डायरेक्ट लूप को सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट खत्म हो गया है। तो आपकी मोटर एक्टिविटी जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि आपका पार्किंसंस के अंदर होता है। तो आपका जो डायरेक्ट लूप है उसमें कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है तो मोटर एक्टिविटी को जो सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट खत्म हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोटर एक्टिविटी कम हो रही है। मोटर एक्टिविटी कम हो जाने को हाइपोकिनेसिया बोलते हैं। जो डिसऑर्डर्स आप डेवलप करते हैं वो हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और उसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो आपकी पार्किंसंस है। अब दूसरी तरफ बिकॉज कि आप मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे थे इनडायरेक्ट लूप के अंदर ग्लूटामेट प्रोड्यूस करवाते हुए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होता है, स्पेसिफिकली ग्लूटामेट प्रोड्यूसिंग आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो रहा है, और जब इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो रहा है तो फिर आपकी जो एक्टिविटी है मोटर बढ़ रही है, और एक्टिविटी मोटर बढ़ जाने का मतलब हाइपर किनेजिया है, और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर की दैट इज हंटिंगटन्स। गो कि उसके साथ अगर एक स्पेसिफिक एरिया आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियस का इन्वॉल्व हुआ है, कोई सेक्शन हो गया है, कोई स्मॉल न्यूक्लियस हो गया है, तो आप उसके वेरियस डिफरेंट शेड्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिया है, फॉर एग्जांपल आर्थरोसिस है, फॉर एग्जांपल सेंट वाइटस डांस है, और ये यूजुअली ऑटो इम्यून होते हैं और पोस्ट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन के बाद या जो कॉमन आपके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होते हैं उनके बाद जो है वो कोई आपकी बॉडी ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है जो कि क्रॉस रिएक्ट कर जाती है आपके कुछ न्यूरॉन्स के साथ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो मोस्ट लाइकली पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट रोमैटिक फीवर हम लोग बोलते हैं कि जी आपका जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हुआ है। सो इन द डायरेक्ट लूप ग्लूटामेट वाज प्रोड्यूसिंग GABA from the neostriatum, and that GABA was inhibiting the globus pallidus internal segment also and globus pallidus external segment also. अगर इसने ग्लोबस पैलिडस इंटरनल को जो है वो इनहिबिट किया है तो यहाँ से GABA नहीं निकल सकता, और ये GABA थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकता, और मोटर एक्टिविटी सपोर्ट हो गई। जबकि दूसरी तरफ अगर आप यहाँ से GABA न्यूरोस्ट्राइटम से ले रहे हैं तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल इनहिबिट हुआ, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये अपना GABA रिलीज नहीं कर सकता, सबथैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुआ, इसने ग्लूटामेट प्रोड्यूस किया, ग्लूटामेट ने जाकर ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट को स्टिमुलेट किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोटर एक्टिविटी आपकी जो है वो इनहिबिट हो गई। अगर इन दोनों को इकट्ठे ही चलाना है तो फिर मोटर एक्टिविटी की तरफ जो है वो कोई सपोर्ट नहीं जा सकती, इसको सपोर्ट करना होता है और इसको इनहिबिट करना होता है यूजुअली, तो हमारे पास डोपामीन पड़ा हुआ होता है। जो आपके डायरेक्ट लूप के अंदर आपके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं डोपामीन के वो डिफरेंट हैं और उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट है, और इस तरफ जो रिसेप्टर्स इनडायरेक्ट में पड़े हुए हैं उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उनकी डेंसिटी भी जो है वो फर्क है। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी होते हैं, मोर एफिशिएंट भी होते हैं, इस तरफ कम क्वांटिटी वाले पड़े होते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है। अगर डोपामीन ने इस तरफ भी इन्फ्लुएंस देना है और इस तरफ भी आपने इन्फ्लुएंस जो है वो प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर रिलेटिवली GABA की प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट लूप में ज़्यादा हो रही होती है और इस तरफ रिलेटिवली कम हो रही होती है, इसकी इनहिबिशन ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ से GABA को प्रोड्यूस करवा रहे हैं रिलेटिवली, तो this particular part is able to produce some quantity of GABA. This is able to inhibit some quantity, some portion of this particular subthalamic nucleus, और GABA की जो प्रोडक्टिविटी है वो किसी हद तक कम की जा सकती है। तो आपका जो सब्सटेंशियल नाइग्रा है एक तरफ ये GABA की प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ाते हुए मोटर एक्टिविटी को जो है वो सपोर्ट कर देता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर GABA की है वो प्रोडक्टिविटी को जो है वो कम करते हुए जो ग्लूटामेट है उसकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है, जो कि आपका इनहिबिटरी फैक्टर जो है उसकी
जो इसका इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हो गया और आपकी बॉडी जो है वो मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो पॉसिबल हो गई है। तो दिस इज द बेसिक कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप जो कि आपको अभी सेरिबेलम के अंदर आगे जाकर जो है दोबारा देखने को मिलेगा। अगर आप इस लूप को देखें तो कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है, बेजल गैंग्लिया में से होता हुआ, थैलेमस से होता हुआ वापस कॉर्टेक्स तक पहुंचा है। बिकॉज कि कॉर्टेक्स से होकर कॉर्टेक्स तक वापस चला गया है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप। और आपके जितने भी डायनकेफ्लॉनिक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, जितने भी ब्रेन स्टेम के अंदर स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, वो वन वे और अनदर वे किसी न किसी कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप का पार्ट होते हैं। चाहे वो थैलेमस हो, हाइपोथैलेमस हो, आपके पॉन्टन और मेडलरी जो है वो रेटिकुलर न्यूक्लियाई हों, आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हों, आपके टेक्टल जो है वो न्यूक्लियाई हों, या कोई और जो आपके मेजर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं जो कि आपके मोटर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो वन वे और अनदर वे जो है वो आपका कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप आपको देखने को मिलती है वो आपको बेजल गैंग्लिया के साथ देखने को मिलती है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर इज क्लियर। सेरिबेलम की तरफ आते हैं जी। सेरिबेलम को हम जो है ना वो मिनी कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर आपका पड़ा हुआ होता है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जैसा ऑलमोस्ट होता है। फर्क ये होता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर आपके 6 लेयर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 3 लेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसको हम पेलियो कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो कॉर्टेक्स जो कि प्राइमरीली कोई ह्यूमन जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद थी, और जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसने बाद में इवॉल्व किया तो उसको आप न्यू कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो सिर्फ लेयर्स का फर्क होता है, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, जो ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जैसा ही जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनको देखें तो आपका एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है और दरमियान में कॉर्पस कलोजम पड़ा हुआ होता है, उसको कनेक्ट कर रहा होता है। तो आपका जो सेरिबेलम है वो भी ऑलमोस्ट इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर आप सेंटर में देखें तो हमारे पास एक कनेक्टिंग फाइबर पड़ा हुआ है और हमारे पास 2 जो है वो लोब्स पड़े हुए हैं और एक हमारे पास एडिशनल लोब पड़ी हुई है जो पीछे, जिसने दोनों जो आपके हेमिस्फीयर्स हैं उसको जो है वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा हुआ है, इस सेंट्रल स्ट्रक्चर को आप वर्मिस बोलते हैं। इसके आसपास जो है वो आपको एक लाइटर एरिया जो है वो नजर आता है, दैट इज रिलेटिवली ग्रॉस एनाटॉमी के ऊपर वो रिलेटिवली लाइटर शेड का होता है, उसको आप पैरावर्बल रीजन बोलते हैं। इफ यू जस्ट हैव अ लुक, ये जो डॉटेड लाइन पड़ी हुई है दिस इज पैरावर्बल रीजन। दैट मीन्स सेंट्रल वन जो कि आपका कनेक्टिंग फाइबर है बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स उसको आप वर्मिस बोलते हैं, और जो साथ में जो इसके जो पैरेलल चल रहा है एक लाइटर आपका कंपार्टमेंट उसको आप पैरावर्मल, वर्मिस के आसपास है तो पैरावर्मल, और जो लैटरल पड़ा हुआ होता है वो आपके हेमिस्फीयर्स होते हैं जिसको आप लैटरल हेमिस्फीयर्स जो है वो बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी लोब्स की बात करूं तो हमने बेसिकली जो है वो इसको 3 लोब्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है थ्रू 2 पर्टिकुलर फिशर्स जो कि इसके दरमियान में से गुजर रहे होते हैं। एक हमारे पास जो है वो आगे प्राइमरी फिशर पड़ा हुआ होता है और दरमियान के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका फिशर जो है वो मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर लेयर्स को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। तो जो आपका प्राइमरी फिशर है उससे आगे आगे जितना भी पोर्शन पड़ा हुआ है वो एंटीरियर लोब कहलाता है, और आपका जो प्राइमरी फिशर से पीछे से लेकर और जहां तक आपका जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसकी एक्सट्रीमिटी जा रही है वहां तक आपका जो है वो पोस्टीरियर लोब पड़ा होता है, और जो आखिर में एक एडिशनल कनेक्टिंग फाइबर पड़ा हुआ होता है जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है पोस्टीरियरली, इसको आप फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब बोलते हैं। तो ये जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है ना, पहले तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए। हमने कहा कि जो सेरिबेलम है दैट इज कंसिस्टेंट डॉट, sorry what, kill the what, is there a lizard in my room? This is simply not possible. Is there? Seriously? Goodness Lord, what kind of stupids do I have to deal over here? They don't even know that how to. Anyways, we have got cerebellum which is composed of 2 cerebral hemispheres, और जो बीच में आपका कनेक्टिंग जो है वो फाइबर पड़ा हुआ होता है।
दैट इज नोन एज वर्मिस. सो दिस सेंट्रल पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज वर्मिस, और उसके आसपास जो आपको एनाटॉमिकली एक लाइटर एरिया जो है वो नजर आता है, दैट इज नोन एज पैरावर्मल रीजन. और जो लैटरली पड़े हुए हैं ये हेमिस्फीयर्स. ये इसकी फिजियोलॉजिकल डिवीजन है जी, कि फिजियोलॉजिकली हम इसको एक सेंट्रल रीजन में, अराउंड द सेंट्रल रीजन में और पेरिफेरल रीजन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं. तो सेंट्रल रीजन इज नोन एज वर्मल रीजन. जो उसके आसपास आपका पेरिफेरी के ऊपर पड़ा हुआ है दैट इज नोन एज पैरावर्मल रीजन. और जो हमारे पास लैटरली पड़ा हुआ है दैट इज बेसिकली आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर. एनाटॉमी के लिए अगर मैं बात करूं तो फिशर्स की बेस के ऊपर और उसकी लोब्स की लोकेशन के ऊपर हमने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है. एक बीच में हमारे पास एंटीरियरली एक प्राइमरी फिशर पड़ा होता है जो थ्रू एंड थ्रू पास कर रहा होता है. इससे आगे जितना भी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो एंटीरियर लोब कहलाता है. उसके बाद वी हैव गॉट समथिंग बिटवीन द प्राइमरी फिशर एंड द पोस्टीरियर मोस्ट लोब. इसको जो इंटरमीडिएट पोर्शन पड़ा हुआ है इसको आप पोस्टीरियर लोब बोलते हैं. और पोस्टीरियर मोस्ट जो है वो हमारे पास एक जो है वो पड़ी हुई है जो लोब अलग अलग से पड़ी हुई है इसको जो है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब बोलते हैं. तो फिजियोलॉजिकली वी हैव गॉट वर्मल रीजन, पैरावर्मल रीजन एंड पेरिफेरल रीजन जिसको आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, लैटरल रीजन इसको कहा जाता है. एंड मीडियली जो है जो एनाटॉमिकली है वी हैव गॉट एन एंटीरियर लोब, अ पोस्टीरियर लोब एंड अ फ्लोक्युलोनोडुलर लोब. तो अगर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करना चाहें तो फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है हमने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है. सेंट्रल वन विच इज द वर्मल रीजन, देन द पेरिफेरल वन अराउंड इट दैट इज नोन एज पैरावर्मल रीजन एंड द लैटरल रीजन, या आपका जो है वो पेरिफेरल रीजन. ये जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है जो वर्मल पार्ट है इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम फिजियोलॉजिकली वेस्टिब्युलो सेरिबेलम बोलते हैं. तो नाम से ही जाहिर है कि अगर वेस्टिबुलो सेरिबेलम है तो इट इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द वेस्टिबुलर अपरेटस. और वेस्टिबुलर अपरेटस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो आपकी हेड एंड नेक और आपकी जो बैक के सेंट्रल एक्सियल मसल्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जो इसकी सप्लाई जारी होती है. तो बेसिकली उसने आपको अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट करना होता है, एक्सटेंसर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और वो आपके बैलेंस और इक्विलिब्रियम के अंदर इन्वॉल्व है. तो बेसिकली ये जो सेंट्रल पोर्शन पड़ा होता है ये सेंट्रली पड़ा है. इसकी सप्लाई भी आपकी सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ निकल रही है बिकॉज के वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से एसोसिएटेड है. और हमें ऑलरेडी पता है कि वेस्टिबुलर न्यूक्लिया आपके एक्सियल जो मसल्स हैं या एक्सियल कंपार्टमेंट है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है. सो दिस पर्टिकुलर सेंट्रल पोर्शन विच इज नोन एज द वर्मल पोर्शन इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. और इक्विलिब्रियम के लिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है. जो उसके साथ में पड़ा हुआ है अराउंड द वर्मस जो आपका एक लाइटर एरिया पड़ा हुआ है एनाटॉमिकली उसको हम पैरावर्मल रीजन जिसको बोलते हैं. फिजियोलॉजिकली जो है हम इसको स्पाइनोसेरिबेलम बोलते हैं. ये वो वाला एरिया है जो कि आपके स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है. और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हमारे पास 2 होते हैं, एक वेंट्रल है और एक डॉर्सल है. जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है जी वो इंफॉर्मेशन जो कि आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लाकर एंटीरियर हॉर्न के ऊपर रिलीज करता है कि ये मोटर एक्टिविटी आपने एंटीरियर हॉर्न से निकलने वाली नर्व्स के जरिए प्रोड्यूस करवानी है, उसकी एक फोटोकॉपी लेकर जो है इस एरिया के अंदर जो है वो रिले करता है. दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन जो कॉर्टेक्स से होती हुई आपकी तमाम स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हुई किसी सेक्शन के ऊपर पहुंची है और एंटीरियर हॉर्न से अभी निकलने वाली है और एंटीरियर हॉर्न से निकलकर उसने एक एक्टिविटी प्रोड्यूस करानी है, तो बिफोर इट एग्जिट्स द एंटीरियर हॉर्न आपकी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो ऊपर इसकी एक फोटोकॉपी ले जाता है. कॉर्टेक्स ने नीचे ये मैसेज भेजा है कि आपने ये एक्टिविटी करवानी है. जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है जब वो मोटर एक्टिविटी हो जाती है और जो मसल स्पिंडल है उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का कोई स्ट्रेच या ट्विस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, तो वो जो मसल की एक्चुअल टेंशन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जॉइंट्स की जो पोजीशन होती है जो कि हम ऑलरेडी मसल स्पिंडल के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, वो टाइप 1A टाइप 2 फाइबर या टाइप 1B फाइबर से जो है वो लेकर निकलता है इनटू द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और वहां से जो है इन्फॉर्मेशन वापस ऊपर जो है सेरिबेलम में इसी पोर्शन में पहुंचती है. तो सेरिबेलम के पास 2 कॉपीज जो है वो आपकी जो है वो मोटर इन्फॉर्मेशन की पहुंची है. एक तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऊपर से आते हुए सेरिबेलम को एक ब्रांच दिया आया था, वो भी हम देखते हैं कि वो ब्रांच कैसे निकलती है. और फिर वो नीचे जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा है तो एंटीरियर हॉर्न के ऊपर जो उसने इन्फॉर्मेशन रिलीज की है उसकी भी एक फोटोकॉपी आपकी जो है सेरिबेलम के अंदर पहुंच गई है. और फिर उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में आपने जो मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस की है फिर वो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम से उसकी कॉपी भी पहुंच गई आप.
तो इट इज गेटिंग मल्टीपल फोटोकॉपीज ऑफ व्हाट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स, क्या मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज किया गया है, और फिर मसल्स ने कौन सा जो है वो एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस किया, और फिर वो इन तीनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके देखता है। ये जो आपका पैरिफेरल अराउंड द सेंटर जो एरिया पड़ा हुआ जिसको आप पैरावर्मल रीजन बोलते हैं या फिजियोलॉजिकली आप इसको स्पाइनो सेरिबेलम बोलते हैं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन को गैदर डाउन करके कलेक्ट करके और फिर उससे मैच करके देखता है कि क्या तीनों इन्फॉर्मेशन में कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर आपकी कॉर्टेक्स ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है वो नीचे जाकर प्रॉपर तरीके से रिले नहीं हुई और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द मैसेज डेवलप नहीं हो पाई, तो फिर ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को फिर से इन्फ्लुएंस करता है कि जी अभी मसल एक्टिविटी जो है वो आपकी डेवलप सही तरीके से नहीं हुई, तो फिर ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, आपकी जो लेवल ऑफ टेंशन है उसको वंस अगेन मॉड्यूलेट करेगा टिल यू आर एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि ऊपर से आपका जो कॉर्टेक्स है उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आया है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल देखता हूं कि आपने नया नया जो है वो किचन के अंदर काम शुरू किया है, तो आपने जब सब्जियां काटना शुरू किया होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस इंफॉर्मेशन को बिकस के प्रोसेस कर रहे हैं और सेरिबेलम कॉन्टिन्यूली जो है वो इन्फ्लुएंस, आपने ऊपर तो एक इमेज बना लिया कि मैं ऐसे बहुत रेगुलर पीसेस जो है वो किचन में काटना चाहता हूं, लेकिन जब आपने शुरू में काटना शुरू किया तो वो पीसेस बहुत अच्छे नहीं कट रहे थे, तो अच्छे नहीं बिकॉज आपकी उसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस नहीं है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो इमेज जो कि कॉर्टेक्स ने बनाया है उसके मुताबिक एज पर योर सेटिस्फेक्शन काम नहीं हो रहा, तो वो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन जाएगी कि जी कॉर्टेक्स ने तो इमेज बनाया था लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, तो सेरिबेलम का ये वाला पोर्शन आपके कॉर्टिकोस्पाइनल को फिर इन्फ्लुएंस करेगा कि आपने जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना है, जो आपका फॉलिंग ऑफ द नाइफ है उसके जो इंटरवल्स है उसको रेगुलराइज करना है, उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन कितने डिग्रीज की होनी चाहिए, कितनी एडक्शन होगी, कितनी एक्शन होगी, स्टेबल आपने कैसे करना है कटने वाली चीज को और नाइफ को। तो ये जो आप रिपीटेडली एक्टिविटी करते हुए और फिर एक उसमें रिफाइनमेंट जो है डेवलप करते हैं, दैट इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इनपुट ऑफ सेरिबेलम फ्रॉम देयर, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके रिलीज कर रहा है वो अल्टीमेटली ये वाला जो एरिया है सेरिबेलम का ये रिलीज कर रहा है कि ये उस इन्फॉर्मेशन को गैदर राउंड रहा है, और गैदर राउंड करने के बाद फिर आपके कॉर्टिकोस्पाइनल को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कॉर्टिकोस्पाइनल से आप मोटर एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करवा पा रहे हैं। जो आपका लैटरल मोस्ट जो है वो रीजन पड़ा हुआ है जी, ये बेसिकली आपका जो है वो कनेक्टेड है थ्रू वेरियस कॉर्टिकल लूप्स आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ भी, आपके डायनकेफ्लॉनिक स्ट्रक्चर्स के साथ भी, मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के साथ भी, पॉन्स के स्ट्रक्चर्स के साथ भी और मेडुल्ला के स्ट्रक्चर्स के साथ भी, वो तमाम स्ट्रक्चर जो कि वन वे और अनदर वे मोटर एक्टिविटी करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो आपका लैटरल पोर्शन पड़ा हुआ है ये सारा का सारा आपका कनेक्टेड है विद दोज पर्टिकुलर कॉर्टिकल लूप्स जो कि अभी हम पीछे बेसल गैंग्लिया के अंदर जो है वो देख कर आए हैं। तो वी हैव गॉट सेरिबेलम विच हैज गॉट अ सेंट्रल पोर्शन जिसको वर्मिस बोलते हैं, और फिर उसकी दो लोब्स हैं पेरिफेरी के ऊपर, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट विच आर नोन एज सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, जैसे कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के होते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो हम इसको सेंट्रल, पैरासेंट्रल और फिर पेरिफेरल रीजन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सेंट्रली जो पोर्शन है वो वर्मिस कहलाता है, हम इसको वर्मल रीजन बोलते हैं। जो पैरासेंट्रल पड़ा होता है उसको पैरावर्मल रीजन बोलते हैं, और जो लैटरली पड़ा होता है उसको हम पैरिफेरल या लैटरल मोस्ट रीजन जो है वो बोलते हैं। जो सेंट्रल रीजन है ये आपके वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ कनेक्टेड है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी जो आपका पड़ा हुआ है एक्सियल स्केलेटन, उसको जो है इसकी सप्लाई जाती है। जो पैरावर्मल रीजन है ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स को जो है वो रिसीव करता है, और सेरिबेलर ट्रैक्ट्स दो तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। वेंट्रल से आप वो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं जो कॉर्टिकोस्पाइनल ने स्पाइनल कॉर्ड को दी है, और उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में जो आपकी एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई है और जो मस्कुलर आपने जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस की है, आपके जॉइंट के ऊपर क्या टेंशन थी, कितनी डिग्री की रोटेशन हुई, कितने डिग्री की फ्लेक्शन हुई, कितनी एक्सटेंशन हुई, कौन से जॉइंट पर फ्लेक्शन हुई है, कौन से जॉइंट पर एक्सटेंशन हुई है, ये जो एक्चुअल स्टेट ऑफ आपकी जो पेरिफेरल मसल्स है तो एक्चुअल स्टेट की इंफॉर्मेशन आपका लेकर जा रहा है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर, ये इन दोनों इंफॉर्मेशन आउट करके देखेगा, और अगर तो ये मैच में है तो वेल एंड गुड, और अगर ये आपके इंफॉर्मेशन में मिस फिर कॉर्टिकोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस करेगा टिल यू बोथ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस आर इन एन एब्सोल्यूट परफेक्ट मैच विद ईच अदर, और जब तक वो मैच आपका डेवलप होगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू विल बी लर्निंग टू परफॉर्म समथिंग वेरी प्रिसाइजली, वेरी रिफाइनली, और वंस यू हैव लर्न तो वो बेसिकली आपका रिफाइंड एक्टिविटी जो है वो लर्नड या स्किल्ड एक्टिविटी का जो है वो आपका जो है वो पार्ट बन जाता है। So this is supposed to be
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आपका जो है वो सेरिबेलम है। अगर मैं फिजियोलॉजिकली इनके नामों की बात करूं तो सेंट्रल पोर्शन इक्विलिब्रियम के साथ एसोसिएटेड है, उसको वेस्टिबुलो सेरिबेलम बोलते हैं बिकॉज के वो वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ कनेक्टेड है। जो पैरासेंट्रल रीजन है उसको हम जो है वो स्पाइनो सेरिबेलम बोलते हैं बिकॉज के वो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और जो लैटरल पोर्शन पड़ा हुआ है बिकॉज के वो वेरियस कॉर्टिकल लूप्स के साथ जो है वो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो उसको आप सेरेब्रो सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेंट्रल पोर्शन इज वेस्टिबुलो सेरिबेलम, जो आपका पैरासेंट्रल पोर्शन है दैट इज स्पाइनो सेरिबेलम, और जो आपका पेरिफेरल मोस्ट पोर्शन पड़ा हुआ है उसको आप सेरेब्रो सेरिबेलम बोलते हैं। इन तीन अंदर जो है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट जो है वो सेरिबेलर न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं, और ये सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे होते हैं और फिर इसी सेंटर से आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जिट आउट भी कर रही होती है। जो सेंट्रल पोर्शन है आपका जिसको हमने वेस्टिबुलो सेरिबेलम बोला है, इसके अंदर जो आपका सेरिबेलर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है उसको आप फेस्टिजियल न्यूक्लियस बोलते हैं। मीडियल मोस्ट है जी, और मीडियल के आखिर के अंदर ईएल आ रहा है, फेस्टिजियल के आखिर के अंदर भी ईएल आता है, तो वो याद रखना जो है वो आपका आसान काम है। तो जो सेंट्रल पोर्शन है मीडियल मोस्ट, उसके अंदर जो न्यूक्लियस सेरिबेलम का पड़ा हुआ होता है दैट इज नोन एज फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अगर आपको गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि जो डेंट पड़ते हैं, आपकी गाड़ी को किसी ने ठोकर लगाई है, आपकी गाड़ी के ऊपर जो डेंट पड़ा होगा वो डेंट जो है वो एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर या पेरिफेरल मोस्ट सरफेस के ऊपर जो है वो पड़ता है। तो आपका जो न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट पेरिफेरल एरिया के अंदर लैटरल पार्ट के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसको डेंटेट न्यूक्लियस बोलते हैं। वो डेंट से याद रखना आसान काम होता है, जैसे कि मैंने याद रखा हुआ है कि मीडियल मोस्ट है तो आखिर में ईएल आ रहा है, फेस्टिजियल होगा, और जो डेंट पड़ते हैं वो पेरिफेरल पोर्शन के ऊपर पड़ते हैं, एक्सटर्नल पोर्शन पे पड़ते हैं, तो बाहर के साथ जो आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है दैट इज सपोज टू बी योर डेंटेट न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल मोस्ट आपका पार्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है जिसको इंटरपोज न्यूक्लियस बोलते हैं। इंटरमीडिएट जोन के अंदर है तो नोन एज इंटरपोज न्यूक्लियस, और ये जो है वो आपका 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्लोबोस है और एक एम्बॉलीफॉर्म है। ये थोड़ा नाम 2-4 दफा रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, दैट मीन्स कि आफ्रेंस को रिसीव भी करते हैं और फिर वहां से आपके इफ्रेंस जो हैं वो एग्जिट भी होते हैं। सेंट्रल मोस्ट मीडियल मोस्ट जो पार्ट पड़ा हुआ है जो आपका वेस्टिबुलो सेरिबेलम है उसके साथ फेस्टिजियल अटैच्ड है। जो आपका कॉर्टिकल लूप्स के अंदर पेरिफेरल पोर्शन पड़ा हुआ है जो सेरेब्रो सेरिबेलम कहलाता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस पड़ा हुआ है वो डेंटेट न्यूक्लियस है। और जो आपका पैरावर्मल जो है वो रीजन पड़ा हुआ है, उस पैरावर्मल रीजन के अंदर जो आपकी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसको आप जो है वो इंटरपोज्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई दैट इज एम्बॉलीफॉर्म एंड ग्लोबोस। अब अगर हम इसके मेजर जो है वो कनेक्शंस की तरफ आते हैं तो तीनों ही पोर्शंस के फिजियोलॉजिकली जो है हमारे पास आफरेंट्स भी होंगे और हमारे पास इसके जो है वो इफरेंट्स भी जो है वो मौजूद होंगे। तो अगर मैं सेंट्रल पोर्शन से स्टार्ट करूं, मैंने भी कहा कि वेस्टिबुलो सेरिबेलम नाम है इसका, जो ताल्लुक है वो आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम के साथ है और बेसिकली एक्सियल मसल्स ऑफ द बॉडी को जो है सप्लाई दे रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के जो आफरेंट्स हैं वो जाहिर है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से ही आ रहे होंगे। तो इसका जो इनपुट आ रहा होता है आफरेंट वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आ रहा होता है, 8वीं क्रेनियल नर्व के साथ जो है वो आपका कनेक्टेड पड़ा हुआ है। और जब ये इनपुट लेता है तो उसके नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए रिलीज करनी है, तो इसका जो इफरेंट निकल रहा होता है वो आपके पॉन्टिन और मेडलरी ग्रेविटेशनल न्यूक्लियाई को निकल रहा होता है। ये बात हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो ग्रेविटेशनल न्यूक्लियाई हैं वो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट करते हैं। अगर आपने अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट करनी है तो आंसर कंपार्टमेंट की जो है वो वर्किंग चाहिए, और हमें पता है कि वेस्टिबुलर जो आपका सिस्टम है वो मेडलरी और पॉन्टिन के साथ मिलकर टुवर्ड्स ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो इफरेंट निकल रहा है दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल एंड एंटी ग्रेविटेशनल न्यूक्लियाई। आपका जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है उसको वेस्टिबुलो सेरिबेलम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के साथ एसोसिएटेड है। आफरंट वेस्टिबुलर जो है वो आपके अपरेटर से या 8th क्रेनियल नर्व से जो है वो आ रहा है, और जो इफरेंट है वो आपका ग्रेविटेशनल एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम की तरफ निकल रहा है ताकि आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट किया जा सके। और अगेंस्ट ग्रेविटी आप अगर सपोर्टेड हैं तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो आप बैठ सकें, खड़े हो सकें। ऐसा ना हो कि एक साइड आपकी ढलकना शुरू हो जाए और आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो टुवर्ड्स वन साइड जो है वो फॉल कर जाए। तो अगर ये पोर्शन आपका जो है वो डैमेज होता है ड्यूरिंग सेरिबेलर लीजन तो आप इक्विलिब्रियम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो डेवलप करते हैं। वो भी हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि आप उसको कैसे डेवलप करते हैं। स्पाइनो सेरिबेलम,
स्पाइनोसेरिबेलम जी मैं आप लोगों को जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाम से ही जाहिर है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है। दो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स होते हैं, एक वेंट्रल है एक डॉर्सल है। जो वेंट्रल है वो वेंट्रल हॉर्न से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जो डॉर्सल है वो डॉर्सल हॉर्न से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। वेंट्रल हॉर्न से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कॉर्टिकोस्पाइनल ऊपर से नीचे लेकर आया है, और डॉर्सल हॉर्न से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसकी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रही है उस इन्फॉर्मेशन पे कि जो एंटीरियर हॉर्न से इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक मसल ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी एक्चुअल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या रही है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर जो है वो एंटर अप हो रही होती हैं, और इसका जो आपका ईफ्रंट निकल रहा है वो एक ईफ्रंट आपका जो है निकल रहा है उन एरियाज के अंदर जो कि आपके लेम्स को जो है वो बेसिकली इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे सेंट्रल पोर्शन हमने कहा कि सेंटर के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका जो पेरिफेरल पोर्शन पड़ा हुआ है वो पेरिफेरी के साथ एसोसिएटेड है। सेंटर की पेरिफेरीज आपके लेम्स होते हैं। तो लेम्स की जो आपकी एक्टिविटी है स्पेसिफिकली वो एक्टिविटी जो कि एक्सटेंसर और फ्लेक्सर की रेपिटेटिव मूवमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, और जिसमें आपको बहुत हाई रिफाइनमेंट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कलम को पकड़कर आपने लिखना है, चाय बनाते हुए जो है वो आपने जो है वो डिफरेंट पैन्स को एक स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस के ऊपर स्पेसिफिक ग्रिप के साथ जो है पकड़ना है। एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने सुई जो है वो चलानी है, पेंटिंग करते हुए आपने ब्रश को पकड़ना है। तो जो रिफाइंड एक्टिविटी है जिसमें रिपीटेड आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो चाहिए होती है, रिपीटेड जो है वो चेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो हो रहा होता है एज पर द सिचुएशन जो कि आपकी एग्जिस्ट कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से जो है आपका ईफ्रंट निकल रहा होता है। और ये जो ईफ्रंट आपके निकल रहे होते हैं ये बेसिकली आपके रेड न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं। रेड न्यूक्लियस से होता है वो ये थैलेमस के एंटीरियर पोर्शन को जो है वो टेक ओवर करते हैं। अभी हम पीछे देख रहे हैं कि थैलेमस का जो एंटीरियर पोर्शन पड़ा हुआ है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आपके ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो बेजल गैंग्लिया के लूप को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, और फिर थैलेमस से होता हुआ मामला वापस कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, और कॉर्टेक्स तक पहुंचते हुए फिर वापस कॉर्टिकोस्पाइनल के जरिए नीचे जाता है। तो ये जो सेंट्रल एरिया है ये की एरिया है जिसके नतीजे में आप रिफाइंड डिस्टेंट पार्ट ऑफ योर लिम्स जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, स्पेसिफिकली आर्टिस्टिक एक्टिविटी। तो जो परफेक्शनिस्ट आप एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप करते हैं। इसकी अगली स्लाइड जो है ना वो आगे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्टिकल लूप जो है वो आप कैसे बना रहे हैं। तो जो सेंट्रल पोर्शन था इनपुट वेस्टिबुलर सिस्टम से आ रहा है और आउटपुट आपका ग्रेविटेशनल एंटायर ग्रेविटेशनल सिस्टम को जा रहा है। जो पैरासेंट्रल पोर्शन है जिसको आप स्पाइनोसेरिबेलम बोलते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल से इनपुट आ रहा है और आउटपुट जो है वो रेड न्यूक्लियस थैलेमस और फिर आपके कॉर्टेक्स को जा रहा है, और कॉर्टेक्स वंस अगेन आपके कॉर्टिकोस्पाइनल को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जो पेरिफेरल मोस्ट पोर्शन पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपका डेंटेट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका एसोसिएटेड होता है वंस अगेन विद द थैलेमस, और थैलेमस के जरिए वंस अगेन आपके कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम लोगों को थैलेमस के कनेक्शन याद हो तो हमारे पास जो वेंट्रो एंटीरियर पोर्शन पड़ा हुआ था उसके अंदर दो बेजल गैंग्लिया इन्वॉल्व थे, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड आपका जो है वो ग्लोबस पैलिडस। और उसके बाद जो आपका नीचे वाला एरिया था वो उसने दो बेजल गैंग्लिया के साथ मिलकर डेंटेट न्यूक्लियस को भी इन्वॉल्व कर लिया था जो वेंट्रोलैटरल पोर्शन था, और उसका जो आउटपुट जा रहा था वो आपके सप्लीमेंट्री मोटर एरिया की तरफ निकल रहा था। तो ये यही वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है इन द रिवर्स डायरेक्शन आपके जो है वो बेजल गैंग्लिया से भी कनेक्टेड होता है। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स कॉर्टिकल लूप बनाता है कि जो आपका पेरिफेरल पोर्शन है एक तो ये आपके थैलेमस से कनेक्टेड पड़ा हुआ है, और फिर थैलेमस के जरिए बेजल गैंग्लिया से रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके कॉर्टेक्स से कनेक्टेड पड़ा हुआ है। तो जैसे सेंट्रल पोर्शन आपके रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करते हुए एक कॉर्टिकल लूप बना रहा है, या आपके थैलेमस और बेजल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करते हुए एक कॉर्टिकल लूप बना रहा होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो मॉड्यूलेट हो रही होती है। तो इसके जो आपके सेरेब्रोसेरिबेलम है इसके जो आपके फाइबर्स एग्जिट कर रहे होते हैं वो थैलेमस की तरफ निकल रहे होते हैं, और थैलेमस से फिर वो आगे एक डायरेक्शन में बेजल गैंग्लिया की तरफ और दूसरी डायरेक्शन के अंदर आपके कॉर्टेक्स के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसकी मॉड्यूलेशन के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब एनाटॉमिकल ग्राउंड के ऊपर हम कुछ चीज़ें और हिस्टोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर देख लेते हैं, बिकॉज के एट टाइम्स कोई एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। मैं एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल फैक्ट फिजियोलॉजी में पूछने का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे जो ओल्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं असातिज़ा हमारे अपने टीचर्स भी वो हिस्टोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फैक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेरिबेलम के साथ जो है ना वो पेडंकल का लफ्ज़ जो है ना वो बार बार जो है वो लगा हुआ इस्तेमाल होगा। पेडंकल
आपने जैसे सेब का जो है वो ऊपर जो टहनी लगी हुई होती है जिसके साथ सेब आपका अटैच होता है, वो कभी देखिए, तो पेडंकल भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसके साथ जो है ना वो आपका एक बहुत बड़ा सारा सेरिबेलम जो है वो अटैच हुआ है। बेसिकली जो भी आपका पेडंकल सेरिबेलम के साथ अटैच होगा वो आपका गेटवे होता है, जिसके जरिए फाइबर या तो एंटर हो रहे हैं या फिर आपके जो फाइबर्स हैं वो एग्जिट हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 पेडंकल्स पड़े हुए हैं, यानी कि 3 गेटवेज हैं जिसके जरिए से फाइबर एंटर भी हो सकते हैं और फाइबर एग्जिट भी कर सकते हैं। कोई और चौथा जो है वो इसका पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे निश्तर के 4 गेट हैं, समझ लें सेरिबेलम के 3 गेट हैं, और सेरिबेलम के जो 3 गेट हैं उनको आप पेडंकल, हर गेट को पेडंकल बोलते हैं। तो हमारे पास एक सुपीरियर है, एक मिडल है, एक हमारे पास आपका जो है वो इंफीरियर जो है वो पेडंकल पड़ा हुआ है। जो सुपीरियर वाला है, सबसे ऊपर वाला है, वो बेसिकली तमाम की तमाम जो सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन जा रही होती है, एग्जिट हो रही होती है, उसके लिए जो है वो रास्ता जो है प्रोवाइड करता है। बाकी जो दोनों आपके पेडंकल्स पड़े होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आते हैं। जो मिडल वाला है वो आपके स्पाइनो जो सेरिबेलम है उसकी तरफ जो है वो लेकर आता है, और जो आपका लैटरल वाला पड़ा हुआ है वो भी आपका जो मिडल पोर्शन है उसकी तरफ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आता है। तो दिस इज वन एनाटॉमिकल फैक्ट जो कि एग्जामिनर एट टाइम्स जो है वो बहुत रिपीटेडली जो है वो आपसे पूछ रहे होते हैं। जहां तक इसके एक्शन पोटेंशियल की बात है, तो सेरिबेलम के अंदर जो है वो आपका जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो स्पाइक पोटेंशियल है। आपने स्पाइक पोटेंशियल जो है वो जीआईटी के अंदर देखा है कि छोटे छोटे पोटेंशियल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और फिर उनका पोटेंशियल इकट्ठा होता जाता है और एक फिर बड़ा पोटेंशियल जो है वो आप प्रोड्यूस करते हैं ऑन द पीक ऑफ सेवरल स्मॉलर पोटेंशियल्स कंबाइंड टुगेदर। तो आपका जो सेरिबेलम है इसके अंदर भी छोटे छोटे पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और उन पोटेंशियल्स को प्रोड्यूस करते करते फिर आप एक बड़ा जो है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आप आउटपुट सेरिबेलम से लेकर जा रहे होते हैं टुवर्ड्स कॉर्टिकोस्पाइनल या रूब्रोस्पाइनल या वेस्टिबुलोस्पाइनल या टेक्टोस्पाइनल या ऑलिवोस्पाइनल रेटिकुलोस्पाइनल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपका आउटपुट सेरिबेलम से जा रहा होता है वो आपका इनहिबिटरी आउटपुट होता है, और जो सेरिबेलम का सेल ये इनहिबिटरी आउटपुट लेकर जा रहा है उसको आप परकंजी सेल बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो फंक्शनल है इस लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपके सेरिबेलम का, दैट इज नोन एज अ परकंजी सेल। जो न्यूरॉन पड़ा हुआ है सेरिबेलम के अंदर उसको परकंजी बोलते हैं। जैसे न्यूरॉन आपका जो सेल बॉडी पड़ी हुई थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उसको हमने सेल ऑफ बेट्स बोला था, या हम उसे पिरामिडल सेल बोल रहे थे, वो उसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बेस के ऊपर था। यहाँ पर जो आपके हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बेस के ऊपर सेल पड़ा हुआ है उसको हम परकंजी सेल जो है वो कहते हैं। और इसका जो आउटपुट होता है जो कि आपके सुपीरियर पेडंकल से निकल रहा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट इज सपोज टू बी एन इनहिबिटरी सॉर्ट ऑफ एन आउटपुट, और जो एक्शन पोटेंशियल इसमें प्रोड्यूस होता है वो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझ लें कि आप जो है वो किसी बैलगाड़ी के ऊपर जो है वो सवार हैं, और जो बैल है जो है उसने जो है ना वो एकदम से भागना शुरू कर दिया है। अब आपके हाथ में उसकी नकेल तो है, बट बिकॉज के देयर इज टू मच फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैल एंड ऑन साइड यू आर ट्राइंग टू पुल दैट नकेल, और उसको आप जो है वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको घसीटे हुए लिए चले जा रहा है। तो ये जो आपका सेरिबेलम होता है ये बिल्कुल उसी तर्ज पर काम कर रहा होता है जिस तर्ज के ऊपर जो है वो नकेल, बैल की नकेल जो है उसको कंटेन करने वाला काम कर रहा है। कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को बैल समझ लें कि जी वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है और उस फ्लो को जो रोक रहा है, जो चीज ब्रेक्स लगा के झटकों में उसको रोक रही है कि जी आपने ये इनपुट नीचे नहीं लेकर जाना, और उसको मॉड्यूलेट करवा रही है, वो आपकी बेसिकली जो है वो सेरिबेलम जो है उसको मॉड्यूलेट करा रहा है। तो उसके जो पोटेंशियल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कि अगर थोड़ी सी एक्टिविटीज कॉर्टिकोस्पाइनल में बढ़ी तो इसने एक पोटेंशियल छोटा सा प्रोड्यूस करके उसको डैम्प कर दिया, और फिर आपकी एक्टिविटी बढ़ी तो फिर इसने पोटेंशियल प्रोड्यूस करके डैम्प कर दिया, और फिर जब आपने एक्टिविटी नीचे परफॉर्म कर ली है और आपने एक्टिविटी को रोकना है तो इसने एक बड़ा सारा ब्रेक लगाया है और ठक करके आपकी जो है मोटर एक्टिविटी जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आकर रुक गई है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, चाहे वो रिफाइंड एक्टिविटी में हो चाहे वो आपका इक्विलिब्रियम के अंदर हो। इसको आप डैम्पिंग फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम भी बोलते हैं कि जो नेगेटिव आउटपुट आप लेकर जा रहे हैं परकंजी सिस्टम से, वो नेगेटिव आउटपुट जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आप गाड़ी को जो है या बैलगाड़ी को जो है वो धक्का लगा कर जो है वो खींच के जो है वो ब्रेक लगा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक बहुत शेयर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर जो गाड़ी है उसको जो है वो ठक ब्रेक लगाकर जो है वो रोक लेंगे। तो कॉर्टिकोस्पाइनल को जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देके कंट्रोल डाउन कर रहा होता है, कंटेन डाउन कर रहा होता है, एक्टिविटी को एक स्पेसिफिक पैरामीटर में ला के ये रोक देता है कि इस पैरामीटर से इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बेसिकली आपके सेरिबेलम का जो है वो काम होता है। तो दिस इज
बेसिकली द बेसिक आउटलाइन ऑफ द सेरिबेलम। अब फिजियोलॉजिकली जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली हैं, एक तो ये कि जी सेंट्रल रीजन वेस्टिबुलो सेरिबेलम है, फिर आपका स्पाइनो सेरिबेलम है, फिर आपका सेरेब्रो सेरिबेलम है। जो सेंट्रल वाला है उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, दैट न्यूक्लियस इज नोन एज मीडियल मोस्ट है, तो उसके नाम के साथ फेस्टिजियल है। और डेंटेट, मैंने आपसे कहा कि डेंट से याद रखें, पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द गाड़ी पर लगते हैं, तो पेरिफेरल पोर्शन में जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है दैट इज डेंटेट न्यूक्लियस। और सेंट्रल वाला क्योंकि इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है तो वो इंटरपोज न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। और जो इंटरपोज न्यूक्लियस है आपका जी वो दो न्यूक्लियाई के ऊपर कंपोज होता है, एक आपका एम्बॉलिफॉर्म है और एक आपका ग्लोबोस है। जो वेस्टिबुलर सेरिबेलम है उसके कनेक्शंस, इनपुट जो आपका आफ्रंट आ रहा है वो वेस्टिबुलर अपरेटस से आ रहा है, और जो आउटपुट इसका जा रहा है वो आउटपुट जा रहा है जी आपका ग्रेविटेशनल एंड एंटाई ग्रेविटेशनल न्यूक्लियाई की तरफ। फिर जो आपका पैरावर्मल जो है वो पोर्शन पड़ा हुआ है, जिसको हमने जो है स्पाइनो सेरिबेलम कहा है, उसका इनपुट डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट से आ रहा है। आउटपुट उसका रेड न्यूक्लियस से थैलेमस की तरफ होता हुआ और फिर आपके कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, और फिर उसके नतीजे में आप कॉर्टिको स्पाइनल को फिर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो एक कॉर्टिको कॉर्टिकल लूप यहां पर डेवलप हो गया है। और जो आपका पेरिफेरल पोर्शन पड़ा हुआ है जिसमें डेंटेट न्यूक्लियस पड़ा है, ये आपका जो है वो वेंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ थैलेमस से कनेक्टेड है, और वेंट्रोलैटरल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आपके बेसल गैंग्लिया से कनेक्टेड है, और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये आपके कॉर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो ये दूसरा कॉर्टिको कॉर्टिकल लूप बन जाता है जो बेसिकली आपका प्लानिंग, सीक्वेंसिंग और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की जनरेशन के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। तो सेंट्रल पोर्शन इक्विलिब्रियम के अंदर, और जो आपका पैरावर्बल पोर्शन है जिसको आप स्पाइनो सेरिबेलम बोलते हैं वो रिफाइंड मोटर एक्टिविटी स्पेसिफिकली ऑफ द लिम्ब्स के अंदर, और जो पेरिफेरल पोर्शन है वो प्लानिंग, लर्निंग, सीक्वेंसिंग और डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो न्यूरॉन इसके अंदर पड़ा होता है उसको प्रकंजी सेल बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसका आउटपुट जो है वो इनहिबिटरी होता है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप किसी बैलगाड़ी को जो है, भागते हुए बैल को जो है वो नकेल डालकर रोकना चाहें, तो फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट when you are going to produce a spike potential, a huge amount of electrical activity, तो एकदम से आप जो है मोटर एक्टिविटी को एक प्रिसाइज पॉइंट के ऊपर आकर रोक देंगे, तो ये आपकी रिफाइनमेंट जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को आप स्पाइक पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर मैं सेरिबेलम की जो है वो लीजन्स के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करूं तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम से भी एसोसिएटेड होंगे, स्पाइनो सेरिबेलम से भी एसोसिएटेड होंगे, और आपके सेरेब्रो से भी एसोसिएटेड होंगे, डिपेंडिंग कि आपने कौन से पार्ट ऑफ सेरिबेलम को जो है वो खराब कर लिया है। अगर आपने सेंट्रल पोर्शन को खराब किया है, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स, डिसइक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होगा। अगर आपने स्पाइनो सेरिबेलम को खराब किया है, उसमें डैमेज प्रोड्यूस किया है, तो आप जो है वो जो सिनर्जिस्टिक मूवमेंट्स हैं, जो आप सिंक्रनी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट्स के अंदर, रिपीटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर जो आपने एक सीक्वेंस रखा हुआ होता है, वो सीक्वेंस को आप लॉस करेंगे। और अगर आप जो है वो पेरिफेरल पोर्शन, जो लैटरल पोर्शन है, उसके अंदर प्रॉब्लम सेरेब्रो सेरिबेलम में डेवलप करते हैं, तो फिर जो प्लानिंग और सीक्वेंसिंग है, वो प्लानिंग और सीक्वेंसिंग कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, और आपकी जो मोटर एक्टिविटीज होंगी वो बहुत ग्रॉस, बहुत एब्जर्ड और बहुत नॉन रिफाइंड किस्म की जो है वो डेवलप हो रही होंगी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो आपकी पेरिफेरल हो। तो हम तीन तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो सेरिबेलर लीजन्स के अंदर जो है वो डेवलप करते हैं। एक हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम होता है, एक हमारे पास डिससिनर्जिया होता है, और दूसरा जो प्रॉब्लम हम डेवलप करते हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर टोन से वाबस्ता जो प्रॉब्लम आप डेवलप करते हैं, दैट मीन्स कि डिस्टोनिया जो है वो आपका डेवलप हो गया है। तो तीन इंपॉर्टेंट जो आपकी एलिमेंट्स हैं वो सेरिबेलर लीजन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक तो अगर आप जो है वो इसको इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस नहीं दे रहे और कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो आपका रूल ओवर कर जाता है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल का भी इन्फ्लुएंस जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वो इनहिबिटरी होता है। अगर वो इन्फ्लुएंस जो है वो अनबैलेंस नीचे की तरफ जो है वो गुजर रहा हो, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एज ए सेंटर इटसेल्फ जो है वो बहुत शिद्दत की इनहिबिट हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो मेजर आपकी जो टोन्स पड़ी हुई होती हैं वो टोन्स आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। तो ऑल अक्रॉस योर बॉडी आप जो टोन है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं, और उसको आप हाइपोटोनिया बोलते हैं। डिसइक्विलिब्रियम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है। खड़े होंगे तो आपके अंदर टेंडेंसी होगी कि आप वन साइड के ऊपर या दूसरी साइड के ऊपर गिरना शुरू हो जाएं, आपकी बॉडी जो है वो स्वे कर रही है, तो जो स्वेज डेवलप होते हैं वो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर डेवलप होते हैं। तीसरा डिससिनर्जिया। डिससिनर्जिया आपका स्पाइनो सेरिबेलम की वजह से भी हो सकता है और सेरेब्रो सेरिबेलम की वजह से भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन से पोर्शन को कितना एक डैमेज किया है, और फिर उसके नतीजे में आपने बेसिकली क्या प्लानिंग के एरिया को खराब किया है या एग्जीक्यूशन के एरिया को खराब किया है। तो उसके फर्दर 5, 7, 8 साइंस हैं जो कि आप जब सेरिबेलर लीजन्स का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप ये सारी की सारी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। डिसआर्थरिया,
स्पीच के अंदर आपको रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती हैं जी। आपको एक ग्रुप ऑफ मसल्स का दूसरे का, एक को इनहिबिट करना है, दूसरे को स्टिमुलेट करना है, लिप्स की मूवमेंट हो रही है, तो जो वोकलाइजेशन फोनेशन है वो बहुत रैपिड जो है वो चेंजेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आपने सेरिबेलम का कोई प्रॉब्लम डेवलप किया है तो फिर उसकी वजह से आपको डिसआर्थरिया जो है वो डेवलप हो सकता है। डिस्टेक्सिया गेट से रिलेटेड है कि आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, एक साइड पर गिरेंगे या दूसरी साइड के ऊपर गिरेंगे। डिसमीट्रिया, हम ये बार बात में एग्जांपल देता हूं कि जी आपने किसी टेबल से किताब उठाना चाहिए तो आपको पता है आपने कितनी एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है, तो आपको डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेरिबेलम जो है वो आपका डैमेज होगा तो आप वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। आपने टेबल से कप उठाना है तो आप हाथ एक्सटेंड करेंगे तो हाथ आगे निकल जाएगा, पीछे लेकर आएंगे तो बहुत पीछे हो जाएगा। इट विल टेक सेवरल अटेम्प्ट्स बिफोर यू आर एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन एंड देन आर एबल टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर कप। तो ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट है ये पॉसिबल नहीं रहेगी। इंटेंशनल ट्रेमर इस वजह से डेवलप हो रहा होता है कि अगर आपको डिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं कर पा रहे तो आप अपने हाथ को बहुत आगे ले गए, तो आपने जब हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो आपके हाथ में कोई चीज नहीं आई। आपने हाथ कॉन्ट्रैक्ट कराया है, फिर डी कॉन्ट्रैक्ट कराया है, फिर हाथ को पीछे खींचा है, फिर आपने हाथ को आगे किया है, फिर डी कॉन्ट्रैक्ट कराया है, फिर डी कॉन्ट्रैक्ट कराया है, अनलेस एंड अनटिल कि आपका जो हाथ है उसके अंदर कप जो है वो आ जाए। तो बिकॉज के ये रिपीटेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्शंस आप कर रहे होते हैं जिसको आप एमलेस कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब आपने किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाया तो आपका हाथ जो है वो कांपना शुरू हो गया है। इसको आप इंटेंशनल ट्रेमर बोलते हैं कि जैसे ही आपने इंटेंशनल मोटर एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश की तो आपके जो हाथ हैं वो कांपना शुरू हो गए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जी आपके सेरिबेलर लीजन का। डिसडायोडोकोकिनेजिया जो है जी ये आपका रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल्टरनेट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आपका हाथ कॉन्टिन्यूली हो रहा है। तो ये जो आप कॉन्टिन्यूस रिपीटेड ऑल्टरनेट मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको आप जो है वो डायकोकिनेजिया बोलते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर ये जो है वो डेवलप आपकी नहीं हो रही तो फिर उसके साथ डिस्क जो है वो आप अटैच कर देते हैं। सब्जी आप काट रहे हैं तो आप रिपीटेडली एक एक्टिविटी कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, कंघा दे रहे हैं तो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ रिपीटेड एक्टिविटी आपकी हो रही है। तो ये जो रिपीटेड एक्टिविटीज हो रही होती हैं, रैपिड एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रिपीटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन ये डेवलप हो रही होती है। अगर वो डेवलप नहीं हो रही तो वंस अगेन वो डिसडायोडोकोकिनेजिया है। वंस अगेन जो प्रॉब्लम आपका पड़ा हुआ होगा वो स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो पड़ा हुआ होगा। निस्टैग्मस एबनॉर्मल टू बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है जी आपकी आई बॉल की। यूजली आपकी आई बॉल के अंदर आप जाकर विजन के साथ डिटेल में पढ़ेंगे कि एक लाइट जो है वो ट्रेमर एग्जिस्ट करता है। वो ट्रेमर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी जो आई बॉल है वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो है वो रैपिडली फोकस कर सके। तो अगर आप का जो सेरिबेलम है वो डैमेज है, वंस अगेन आपकी 8वीं क्रेनियल नर्व के साथ ये इन्वॉल्व है और जो 8वीं क्रेनियल नर्व है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है तमाम की तमाम चीज़ों का, तो आंख का इक्विलिब्रियम भी जो है वो ख़राब हो जाता है और आप एक किसी मकाम पर फोकस करने की जो कैपेसिटी है उसको जो है वो किसी हद तक लूज कर जाते हैं। इसको निस्टैग्मस बोलते हैं। ये आई के साथ विजन में जाकर आप डिटेल के अंदर जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे। अभी बिकॉज कि आपने विजुअल पाथवे नहीं पढ़ा तो मैं इसके ऊपर कोई बहुत डिटेल में यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा। डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट जी, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आपने अगर किताब उठानी है तो आप एक ही भारी में किताब नहीं उठा सकते टेबल से। आप हाथ को आगे करेंगे, फिर डिस्टेंस जो है दोबारा क्लियर किया जाएगा, फिर डिस्टेंस एडजस्ट होगा, फिर आप जब किताब को ग्रैब कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालनी है, किताब नीचे गिरेगी, फिर आप नीचे झुकेंगे, फिर किताब उठाने की कोशिश करेंगे। तो एक जो सिंगल एक्टिविटी थी वो सेवरल फेजेस के अंदर अब डिवाइड हो गई। तो आप डिकम्पोजिशन ऑफ जो है वो मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये वंस अगेन बिकॉज के प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो लैटरल पोर्शन आपका पड़ा हुआ था, लैटरल पोर्शन के अंदर आपकी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो रही होगी। रिबाउंड फिनोमेना जी, ये हम अभी मसल स्पिंडल के साथ देख चुके हैं कि अगर आपके फ्रेंड ने आपका हाथ जो है वो जोर से खींचा हुआ है और आप उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और सडनली आपका जो फ्रेंड है वो आपके हाथ को जो है वो छोड़ देता है, तो आपका हाथ ठक से जाके आपके मुंह पर नहीं लगता है। आपको पता होता है कि आपने अपना हाथ जो है उसको फौरन जो है वो रोक लेना है।
तो ये जो रैपिड चेंज आया है आपकी मसल की जो है वो पोजीशन के अंदर, और उसके अंदर आपने एक रैपिड ब्रेक लगाया है, तो जो रैपिड ब्रेक आपने लगाया है ये आपका जो सेंट्रल पोर्शन पड़ा हुआ है स्पाइनोसेरिबेलम, उसकी इंटैक्टनेस की वजह से लगाया है कि उसने एकदम से ठक से आपकी मोटर एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप कराया है, ताकि एक्टिविटी जो है अपने नॉर्मल पैरामीटर से बाहर ना चली जाए। तो अगर सेरिबेलम डैमेज होगा तो आप ये एकदम ब्रेक्स नहीं लगा सकेंगे अपनी मोटर एक्टिविटी के ऊपर, उसको आप रिबाउंड फिनोमेना बोलते हैं। कि अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे और वो फोर्स एकदम से खत्म हो गई है, तो मोटर एक्टिविटी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एबनॉर्मल हो गई है, इसको आप रिबाउंड फिनोमेना बोलते हैं। तो 3 तरह के जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, टोन का प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम और सिनर्जिया का प्रॉब्लम। टोन के प्रॉब्लम को डिस्टोनिया बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं, और डिसिनर्जिया के प्रॉब्लम को सिनर्जिया के प्रॉब्लम को डिसिनर्जिया बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम वेस्टिबुलोसेरिबेलम के साथ एसोसिएटेड है, टोन का प्रॉब्लम भी वेस्टिबुलोसेरिबेलम के साथ एसोसिएटेड है, डिसइनर्जिया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके स्पाइनोसेरिबेलम के साथ एसोसिएटेड है, और उसके कुछ फीचर्स फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट है, डिसमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ जो आपके डिस्टेंसेज हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिफाइंड इमेज विद इन योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो ये जो प्लानिंग और सीक्वेंसिंग के साथ आपकी जो एक्टिविटी खराब हो रही होती है, ये आपके पेरिफेरल पोर्शन जिसको आप सेरेब्रोसेरिबेलम बोलते हैं उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो सेरिबेलर लीजन के अंदर आपको ये 3 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब इनमें से जो फीचर आपको प्रीडोमिनेंट मिल रहा होगा वो बताएगा कि प्रॉब्लम आपके वेस्टिबुलोसेरिबेलम में पड़ा था, प्रॉब्लम आपके स्पाइनोसेरिबेलम में पड़ा था, या प्रॉब्लम जो है वो आपका सेरेब्रोसेरिबेलम के अंदर जो है वो पड़ा हुआ था। ये मैं आपको एक कॉर्टिकल लूप सेरिबेलम की दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आपको इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताता हूँ। इंटरमीडिएट जोन आपका सेरिबेलम का, इफ यू जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, ये आपका स्पाइनोसेरिबेलम है। तो नीचे से आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो इसके अंदर एंड अप हो रहा है, लेकिन अगर आप इसका आउटपुट देखें तो ये रेड न्यूक्लियस से होता हुआ थैलेमस के जो है वो एंटीरियर पोर्शन से होता हुआ मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंचा है, और मोटर कॉर्टेक्स ने वापस आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस किया है। और जब कॉर्टिकोस्पाइनल नीचे मसल्स की तरफ जा रहा है तो एक ब्रांच उसने यहां पर सेरिबेलम को वापस दे दिया है, जो कि मैच कर रहा है कि स्पाइनोसेरिबेलर से ये इन्फॉर्मेशन आई थी। इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में आपके रेड न्यूक्लियस, थैलेमस और मोटर कॉर्टेक्स का जो कंबाइंड आउटपुट जा रहा है वो नीचे की इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो वेंट्रल और डॉर्सल दोनों स्पाइनोसेरिबेलर से इंफॉर्मेशन वापस यहां पर पहुंचेगी। ये जोन जो है इन तमाम इंफॉर्मेशन को मैच करके देखेगा कि जी क्या ये मैच बनता है या नहीं बनता। अगर मैच नहीं बनता तो ये फिर रेड न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस करेगा, फिर थैलेमस को इन्फ्लुएंस करेगा, फिर मोटर कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करेगा, और फिर मसल्स इन्फ्लुएंस होंगे उस वक्त तक जब तक कि आप एक परफेक्ट, प्रिसाइज, बहुत रिफाइंड मोटर एक्टिविटी स्पेसिफिकली अपने डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अचीव नहीं कर लेते। ये आपका इंटरमीडिएट जोन इस पर्टिकुलर सर्किट के जरिए इसको इन्फ्लुएंस करवाता रहेगा। ये बेसिकली आपकी बेस बन जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिफाइंड मोटर एक्टिविटी, और यही स्किल्ड एक्टिविटी की जो है वो आपका बेस होता है। तो सेंट्रल पोर्शन जिसको आपने स्पाइनोसेरिबेलम बोला, इसके अंदर अगर प्रॉब्लम डेवलप होता है तो फिर आप मोस्ट लाइकली डिससिनर्जिया उसको जो है वो डेवलप करते हैं। उसके हम 5-7-8 फीचर्स आगे जो है वो ऑलरेडी पढ़ाए हैं। एट टाइम्स जी आपसे जो है ये पूछ लिया जाता है कि हिस्टोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर आपके सेरिबेलम का क्या है, क्योंकि मैं कभी इस किस्म के सवाल के हक में नहीं रहा, बट फिर भी इफ यू जस्ट हैव अ लुक, हम ऑलरेडी बताए हैं कि सेरिबेलम के अंदर जो है वो आपके 4 न्यूक्लिया जो है वो एम्बेडेड पड़े हुए हैं। एक सेंट्रल मीडियल पोर्शन के साथ है फेस्टिजियल, एक पेरिफेरल जो पोर्शन है उसके साथ डेंटेट है, और बीच में आपका इंटरमीडिएट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसको आप इंटरपोज न्यूक्लियस जो है वो बोलते हैं। तो हमारे पास जो है वो हिस्टोलॉजिकली जो है वो 4 जो है वो लेयर्स आपके जो है वो सेरिबेलम के पड़े हुए हैं। एक हमारे पास जी डीप न्यूक्लियर लेयर है, इसके अंदर तमाम न्यूक्लियर पड़े हुए हैं। न्यूक्लियर लेयर के जो सिनाप्सिस आपस में हो रहे होते हैं उसकी वजह से एक लेयर बनता है जिसको आप ग्रैन्यूल सेल लेयर बोलते हैं। एक ग्रैन्यूल सेल लेयर फिर आपके मेजर न्यूरॉन ऑफ द जो सेरिबेलम है परकंजी सेल, उसके साथ जो है कनेक्टेड होता है, वो परकंजी सेल लेयर बन जाता है। और जो परकंजी सेल है वो आपस में सिनाप्सिस मल्टीपल जो कर रहे होते हैं सुपरफिशियल, उस सुपरफिशियल सिनाप्सिस की वजह से एक वेब सा बन जाता है ऑन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ सेरिबेलम। इसको आप मॉलिक्यूलर लेयर जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 किस्म के जो फाइबर्स हैं वो एंटर हो रहे हैं। हमने कहा कि जो अफरंट आपके एंटर होंगे वो मिडल और इंफीरियर जो आपका इंफीरियर पेडंकल है उससे एंटर होंगे, और जो आउटपुट निकलता है वो आपका सुपीरियर पेडंकल से निकलता है। तो 2 तरह के फाइबर्स हैं जी। एक वो फाइबर है जो कि आपके पॉन्स से आ रहा होता है, पॉन्स में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस पड़ा होता है जिसको आप ऑलिवरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भी आपका जो है वो पॉन्टन जो ग्रेविटेशनल और एंटी ग्रेविटेशनल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। तो आपके ऑलिव से जो है वो एक फाइबर निकल रहा है जो कि आपके सेरिबेलम में एंटर अप हो रहा है। इस पर्टिकुलर फाइबर को जो है वो आप क्लाइंबिंग
फाइबर बोलते हैं। इसने भी परकंजी के साथ सिनाप्स करना है, और बाकी जितने भी रिसोर्सेज से आपका फाइबर एंटर अप हो रहा है उसको आप मॉसी फाइबर बोलते हैं। तो ये दोनों फाइबर्स आपके एंटर होते हैं, वन वे और अदर वे जाकर ये आपके परकंजी फाइबर के साथ सिनाप्स करते हैं, और परकंजी फाइबर जो है फिर आपका इन आउटपुट देता है जो कि ब्रेकिंग आउटपुट है, जो कि बेसिकली आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसको एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर, स्पेसिफिक सर्कल के अंदर, स्पेसिफिक डिमेंशन के अंदर जो है कंटेन किए हुए होता है, और रिफाइंड एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। यही जो परकंजी सेल लेयर है, इसी के अंदर जो आप एक्शन पोटेंशियल इनहिबिटरी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपका स्पाइक पोटेंशियल कहलाता है, जो कि अभी हम पीछे जो है वो पढ़ रहे हैं। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग CNS जो है वो आपका जनाब मुक गया है, एंड आई एम ओपन टू द क्वेश्चन जी। आई एम ओपन टू क्वेश्चन जी। एनी क्वेश्चन जी? फ्लॉक्यूलोनॉड्यूलर लोब जी आपका जो है वो सेंट्रल पोर्शन, जो वर्मल पोर्शन है, सॉरी मैं भूल गया, उसके साथ कनेक्टेड होता है और मिलकर आपके बैलेंस और इक्विलिब्रियम को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। तमाम के तमाम जो आपके न्यूक्लियाई हैं जी, उनका जो आउटपुट होता है वो डीपर न्यूक्लियर लेयर से ही निकलता है जी। मैंने नहीं कहा कि वेस्टिबुलोस्पाइनल का आउटपुट डीपर से नहीं होता जी। एग्जिट आपका सुपीरियर पेडंकल से होता है, लेकिन आउटपुट तो तमाम डीपर न्यूक्लियाई से निकल रहा होता है जी। डिस्टोनिया जो है वो वेस्टिबुलोसेरेबेलम से जी है एसोसिएटेड। उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो आपको क्लाइंबिंग नजर आ रहा होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लाइंबिंग फाइबर। और जो बाकी तमाम फाइबर्स होते हैं वो बहुत रिपीटेडली ब्रांच आउट हो रहे होते हैं। जैसे आपका मॉस का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉस एक पौधा होता है जी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से ब्रांच आउट हो रहा होता है, तो बाकी सारे फाइबर्स बहुत ज़्यादा ब्रांच आउट हो रहे होते हैं, तो उसको मॉसी फाइबर बोलते हैं। और जो ये आपका ऑलिवरी फाइबर है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच आउट नहीं होता है, डायरेक्टली जाके परकंजी पर जो है वो सिनाप्स करता है, तो इसलिए इसको क्लाइंबिंग फाइबर बोलते हैं। क्यूनो सेरिबेलर मैंने नहीं पढ़ाया जी, सेरेब्रो सेरिबेलर मैंने पढ़ाया है। क्यूनियो सेरिबेलर तो आपका ट्रैक्ट होता है जो कि मिड जो है वो ब्रेन स्टेम से उठ के सेरिबेलम की तरफ जा रहा होता है, और मैंने वो ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया है। वो एनाटॉमिकली तो इम्पोर्टेंट होता होगा, बहुत अच्छा हो गया मुझे उसे पढ़े हुए। मैंने सेरेब्रो सेरिबेलम पढ़ाया है जी। उसकी तो फिर वो जी आपकी जो है वो साइकोसाइकेट्रिक रीजन हो सकती है कि अगर आप बुक पकड़ने के बाद उसको रखना भूल गए हैं, तो वो ऊपर थॉट प्रोसेस के अंदर जो है ना वो कोई डिस्ट्रप्शन आ गई है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई है, और वो बेसिकली लिम्बिक सर्किट के साथ कहीं पर एसोसिएटेड है, उसका ताल्लुक सेरिबेलम के साथ नहीं निकलेगा जी। वो इंटेंशनल ट्रेमर इस वजह से हैं बिकॉज के मैंने आपसे कहा कि अगर आप डिस्टेंस को मैयर नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रक्चर को मैयर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको पता नहीं है कि आपने कितनी एक्सटेंशन करनी है, कितनी फ्लेक्शन करनी है, उंगलियों की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए। तो आप जैसे जैसे जो है वो किसी चीज़ की तरफ जो है वो अप्रोच करते हैं, तो कभी आप आगे निकल जाएंगे, कभी पीछे निकल जाएंगे, और बिकॉज के आप आगे पीछे निकलते हुए उसको बार बार अपने हाथ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, और वो आपके हाथ में आ नहीं रही होगी, तो आपको ऐसे लगता है कि आपका हाथ जो है वो कांप रहा है, बिकॉज कि आप रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं। तो इट सीम्स टू बी अ ट्रेमर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेमर। इसको आप इंटेंशनल ट्रेमर बोलते हैं कि आपने इंटेंशनल एक्टिविटी के ऊपर जो इसको स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता जी, शायद इसे इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इफेक्ट नई वाली गेनॉन के अंदर आ गया हो, कहीं पे लिखा हुआ हो कि आपका जो आउटपुट है वेस्टिबुलोसेरिबेलम का, वो डीप न्यूक्लियर लेयर से जो है वो होकर नहीं गुजरता है,
मे बी ये कोई एनाटॉमिकल फैक्ट हो, फिजियोलॉजिकली जी मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगा। आई हैव नो आइडिया, मे बी नए एडिशन के अंदर इसमें गेनोंग में लिखा हुआ हो, मैंने नहीं पढ़ा ये, मैं इसको देखूंगा और फिर इसके ऊपर कुछ बताऊंगा जी। आपका जो आउटपुट जा रहा है, जो इफरेंट्स निकल रहे हैं जी, वो सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनहिबिटरी आउटपुट लेकर जा रहे हैं जी। हसन, आई हैव नॉट रेड दैट कि जी आपका जो स्टेम सेल है वो प्रकंदी सेल जो है वो बना सकता है। आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, मे भी बना सकता हो। जो आपका स्टेम सेल होता है वो अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं है कि वो आपके जो प्राइमरी सेल्स हैं सीएनएस के उसको डेवलप कर सकता है, मे भी कर सकता होगा, आई हैव नो आइडिया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये भी मुझे कहीं देखना पड़ेगा। लर्नर रिस्पॉन्स के पीछे मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जी आपका जो स्पाइनोसेरिबेलम होता है वो कॉर्टिको लूप के जरिए एक तो काम कर रहा होता है, दूसरा जो आपका सेरेब्रोसेरिबेलम है वो प्लानिंग और सीक्वेंसिंग में कॉर्टिको लूप्स के जरिए काम करता है। तो ये जो आपका स्पाइनोसेरिबेलम का रेड न्यूक्लियस और थैलेमस को आपने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और सेरेब्रोसेरिबेलम के अंदर आपने जो है वो थैलेमस को बेसल गैंग्लिया के साथ ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये दोनों कॉर्टिको लूप्स आपकी लर्निंग एक्टिविटी की बेस बनते हैं। सेरेब्रोसेरिबेलम होगा जी। सेरेब्रोसेरिबेलम के आफरंट फाइबर्स जो है वो कौन से आ रहे होते हैं? सेरेब्रोसेरिबेलम के जो आपके आफरंट फाइबर्स होते हैं वो उसी लूप के साथ कनेक्टेड है जो कि भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आप बायलैटरल फाइबर्स दे रहे होते हैं। आप थैलेमस और बेसल गैंग्लिया को फाइबर दे भी रहे हैं और फिर उनसे फाइबर्स ले भी रहे हैं, तो ये बायलैटरल लूप बन रही होती है आपकी। वो मोस्ट लाइकली जो एंग्जाइटी के अंदर हो सकता है जी, अगर तो उसको पार्किंसंस नहीं है, पार्किंसंस में भी ऐसा हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। और अगर पार्किंसंस नहीं है या सेरिबेलर ट्रेमर भी नहीं है तो फिर मोस्ट लाइकली एंग्जाइटी के अंदर बिकॉज के सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आपकी जो मस्कुलर टोन है वो बहुत इराटिक हुई होती है और उसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी स्पेसिफिकली एंग्जाइटी सिंड्रोम्स के अंदर ऐसा पॉसिबल है जी। वो आपका प्रॉब्लम सेरिबेलम से मोस्ट लाइकली नहीं निकलेगा, वो आपका प्रॉब्लम साइकोसाइकेट्रिक बुनियादों पर निकलेगा। एनी मोर क्वेश्चंस जी? डिफिकल्टी को एक्सप्लेन करें जी, डिफिकल्टी से क्या मुराद है? डिफिकल्टी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म जी। ग्रिप में नहीं आ रहा, आप उसे फील नहीं कर सकते, आप उसे पुश नहीं कर सकते, हाथ में मौजूद रखते हुए लिखते हैं तो हिल जाता है, देयर कुड बी सेवरल थिंग्स। नहीं जी, उसमें ऑटोनॉमिक इन्वॉल्व नहीं है जी। यूजली अगर आप पेन नहीं पकड़ सकते तो मोस्ट लाइकली एंग्जाइटी सिंड्रोम के साथ ऐसा होता है, ट्रेमर मौजूद होता है आपके हाथ के अंदर बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन, और उसकी वजह से आप के अंदर एक प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। लेकिन पकड़ ना पाना वो तो फिर पैरालिसिस के साथ आप देखेंगे। क्या आप पैरालिसिस की बात कर रहे हैं? एंग्जाइटी जी, मोस्ट लाइकली एंग्जाइटी के अंदर ऐसा होता है जी, हाथ शेक करते हैं। अगर एंग्जाइटी नहीं है तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है जी। थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो तो वो भी आपके बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा होता है सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के जरिए, उसमें भी ऐसा हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरोटॉक्सिकोसिस
या ग्रेव्स डिसऑर्डर के अंदर भी ऐसा होता है। फाइन जी, CNS जो है वो ख़त्म हो गया है एंड आई एम गिविंग चार्ज टू डॉक्टर जैदी। अब जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे आप जाने और वो जाने, आप जिस तरह से पढ़ना चाहें और वो जिस तरह से असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी जो है वो लेना चाहें। आई हैव जस्ट वन मैसेज जी बिफोर आई डू लीव ओवर हियर कि ये जो तस्वीर पीछे लगी हुई है, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप इस किस्म के एजुकेशनल सिस्टम से जो है जब निकलें तो इसी तरह के ना बने हुए हों जैसे कि यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। आई डू अग्री कि प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन सिस्टम की दोनों ही तरफ एग्जिस्ट करते हैं, आपकी तरफ भी करते हैं और हमारी तरफ भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपको पढ़ाया तो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से जाए लेकिन एग्ज़ाम ट्रेडिशनल तरीके से हो, तो कभी भी कोई भी आपको नॉन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाएगा। किसी का भी जो टीचिंग मेथड होता है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है क्या एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। अगर एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बहुत ट्रेडिशनल है तो आप कभी भी किसी भी उस्ताद को एफर्ट करते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज कि उन्हें पता है एट द एंड ऑफ द डे आप किताब से रट्टा मारेंगे और पास हो जाएंगे। जब तक आप एग्जामिनेशन सिस्टम को जो है वो नॉन ट्रेडिशनल नहीं बनाएंगे तो ना लोगों की जो है वो टीचिंग हैबिट्स तब्दील होगी और ना ही लोगों की जो है वो लर्निंग हैबिट्स तब्दील होंगी। और उसको तब्दील करने के लिए आपको अपनी तरफ से जी पहले एफर्ट डालनी पड़ेगी, फिर कभी आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि लोग आपको कुछ पढ़ा सकेंगे या आप कुछ सीख सकेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। नो, इट्स नॉट द ऑपोजिट जी, इट्स नॉट द ऑपोजिट। उनके अंदर जी ब्रेन डोमिनेंसी नहीं होती, जो कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं, उनके अंदर जो है वो ब्रेन डोमिनेंसी नहीं होती। एंग्जाइटी जी, अगर ट्रेमर्स हो रहे हैं तो जो एंग्जाइटी है जी। नहीं जी, वो आपके मेमोरी सर्किट के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप कोई चीज़ भूल गए और फिर आपको याद आया तो किसी से पूछ लें जो उनके नाम मैंने बार बार लिख कर दिए हुए हैं। ऑलराइट जी, देन आई विल सी यू अराउंड। टेक केयर जी।